गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि अभी यूपीपीएससी आरओ एआरओ का एग्जाम होने वाला है, अगर कहा जाए कि कुछ ही दिन बाकी हैं, तो ये क्लास शॉर्ट टाइम के लिए यानी कि शॉर्ट बेस पर यानी कि पॉइंट टू पॉइंट हम इस पर बात करेंगे और ये क्लास स्टार्ट है। ठीक है, तो जो भी टॉपिक होगी हम ए टू जेड बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ हम लोग बातें करेंगे और मेन टॉपिक पर बात करेंगे पूरी तरह से। तो आरओ एआरओ के लिए यह स्पेशली बैच जो है ये प्रारंभ किया जा रहा है। ठीक है, और यह आज से है। इसको देखना आप सभी लोग ना भूलें और हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़ें, जिससे आप सभी के लिए सुविधा हो। और कोई भी अगर दिक्कत होती है, यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर फंसता है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप प्रश्न भी कर सकते हैं। जैसे इसमें आप जानते हैं, अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सिविक्स, एनवायरनमेंट, ये सारे के सारे चीज़ें अगर कहा जाए इंटरनेशनल रिलेशन, ये एक पीसीएस लेवल की ही परीक्षा है जो होती है। ठीक है, तो उसी परीक्षा के थ्रो को हम रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम इस पर बात करेंगे। तो आज पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं और पहला है हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री जैसा कि सभी लोग पढ़े होंगे और बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका पहला यानी कि फर्स्ट टाइम होगा, तो हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। अगर हम फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं यानी कि हिस्ट्री के पिता किसे कहे जाते हैं, तो ये है हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, यानी कि इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तिका का नाम क्या था, यानी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। ठीक है, जिससे हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, या विश्व इतिहास की बात हम करते हैं तो भी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, इतिहास। अगर हम कहें कि भारतीय इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या है, तो कहते हैं कि स्रोत यानी कि दो तरह से है। यानी कि अगर कहा जाए पहला तो साहित्यिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। पहला जो है वह है यानी कि भारतीय इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं वह दो तरह के हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, और दूसरा जो है वह दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। ये दो हैं जिनसे हम भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, और साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ यहां से आपके एग्जाम्स में काफी ज्यादा पूछे भी गए हैं, जिनसे इस टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य हो जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ या इसी को हम ब्राह्मण साहित्य भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य। इसमें जो सबसे पहले आते हैं वह है वेद। ठीक है, क्या है, सबसे पहले जो आते हैं वो है वेद। जैसा कि हम जानते हैं वेद को अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय कहा गया है। ठीक है, और सबसे प्राचीन भी है। अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीन वेद को माना गया है। वेद 4 है। वेद कितने हैं, वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, पहला है ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना है। ऋग्वेद, सामवेद,
उसके बाद तीसरा है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं, ठीक है। इसमें जो अथर्ववेद है, यह 3 वेद एक समान लिखे गए, ठीक है। इन्हीं को एक समान लिखे जाने के कारण इनको वेद त्रयी कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन इन तीनों के काफी बाद, लगभग 500 साल बाद अथर्ववेद लिखा गया, ठीक है। और यह घने जंगलों के बीच संकलन किया गया। इसे सबसे, यानी कि अगर कहा जाए नवीनतम वेदों में अथर्ववेद की रचना होती है, ठीक है। अब जो है, अब इनके हम ज्ञाता की बात कर लेते हैं। जैसे हम अगर मंत्रों की बात करते हैं तो मंत्र किस में आते हैं? ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में क्या आते हैं? सभी के सभी मंत्र, ठीक है। जो पहले यानी कि ऋग्वेद के जो ज्ञाता है उन्हें होत्र कहा जाता है, होत्र, ठीक है। और उसके बाद जो यजुर्वेद के ज्ञाता है उनको अधर्यु कहा जाता है, अधर्यु। और सामवेद के जो ज्ञाता है उन्हें उदगाथा कहा जाता है, उदगाथा। और सबसे अंतिम यानी कि चौथा जो वेद है उनके ज्ञाता को ब्रह्मा कहा जाता है। तो ये आपके चारों के चारों वेद है, ठीक है। इनके ज्ञाता हो गए और ये वेद हो गए। यहां से आपके क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। जैसे वेद आपके हैं, वेद के बाद उस वेद में कौन से खंड में क्या है इसकी जानकारी और इसके ब्राह्मण ग्रंथ, इसके ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे आपका ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सवित्र यानी कि गायत्री मंत्र है, ठीक है। क्या है? गायत्री मंत्र। और यह है कहां? तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में है, जो कि सूर्य देवता सवित्र को समर्पित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और इसी ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका 7वां मंडल सबसे बड़ा है। ऋग्वेद का 7वां मंडल सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी कि सबसे बड़ा है यह और सबसे बड़ा है। जो 10वां वेद है, 10वां मंडल है इसका, इसी 10वें मंडल में 10 राजाओं का युद्ध है। 10 यानी कि इसे 10 राज्य युद्ध कहा जाता है, 10 राज्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध है, ठीक है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में एक कहते हैं, यानी कि एक के तौर पर इनको याद रखेंगे। और जो होते हैं यानी कि इनका विस्तार ऐतरेय और कौस्तुकी इन्हें कहा जाता है। ऐतरेय और कौस्तुकी, ये इनके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है यजुर्वेद। ठीक है। दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं इनके विधानों का वर्णन है। अगर कहा जाए तो यज्ञ के नियम
नियम तथा विधान, नियम तथा विधान का वर्णन है। ठीक है। इनके अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो इनके दो ब्राह्मण ग्रंथ है जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम सत बोलते हैं। ठीक है, सत बोलते हैं। तो सत का मतलब होता है शतपथ और ता का मतलब होता है तैतरीय। शतपथ और तैतरीय, इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तीसरा जो है आपका वो है सामवेद। और सामवेद में भारतीय संगीत का उत्थान इसी से माना जाता है, यानी कि जो गायन और नृत्य, गायन तथा नृत्य। ठीक है, ये दो जो कहां से निकले हैं? सामवेद से। और सामवेद के जो दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहले का नाम है पंचविश और दूसरे का नाम है षट्विश। ठीक है, पंचविश, इनके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है पंचविश तथा षट्विश। ठीक है, इनको षट्विश कहा जाता है। ठीक, षट्विश। ठीक है, तो ये आपके, और उसका चौथा जो है, चौथा आपका वो है अथर्ववेद। ठीक है, अथर्ववेद में क्या है? इसमें इसकी रचना जो है, इसकी रचना अंगिरस ऋषि ने किया था। किसने किया था? अंगिरस ऋषि ने। अंगिरस ऋषि ने। ठीक है, अंगिरस ऋषि ने। इसमें जो निहित है वह है जादू, टोना, तंत्र मंत्र, ये सब के सब इसी में निहित है। और इसका सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपथ। इसका सिर्फ एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये आपके वेद खत्म होते हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण ग्रंथ पहला, यानी कि ब्राह्मण साहित्य। और ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले वेद आते हैं। वेदों को सबसे प्राचीन माना गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसके बाद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद को वन में 500 साल पहले बाद में लिखा गया, जिसके रचनाकार कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक है, यहाँ आपके ऋग्वेद जो गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में समर्पित है शमित्र देवता को, जो कि सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। 10वें मंडल में 10 राजयुद्धों का वर्णन है। 7वां मंडल सबसे बड़ा है। इसमें जो दो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐतरेय और कौशिकी। ठीक है, अथर्ववेद आपका, इसको अंगिरस ऋषि ने इसकी रचना की। जादू, टोना, तंत्र मंत्र से यहाँ संबंधित है। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह है कौन? गोपथ। ठीक है, उसके बाद है आपके यजुर्वेद, जो यज्ञ के नियम तथा विधानों का वर्णन करते हैं। इसमें शतपथ और तैतरीय दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तथा सामवेद गायन तथा नृत्य से संबंधित है। ठीक है, इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश तथा षट्विश। दो इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये आप सभी के समझ में आ गया होगा, इसको आप लोग नोट कर लें। उसके बाद फिर जो है हम आगे की तरफ चलते हैं।
वेदांग, वेदांग, वेदांग 6 है, ठीक है। वेदों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए पूर्व काल में वेदांग की रचना की गई, जिससे इन्हें वेदों का अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदों का अंग, जिनके कारण इन्हें वेदांग कहा जाता है। वेदांग 6 है, इनको एक साथ हम यहाँ पे याद रखेंगे, जिनसे आप सभी को जानकारी प्राप्त होती रहेगी। ब्याजो, निसी, कच्छ, ये आप याद रखेंगे। आपको सारे के सारे वेदांग याद रहेंगे, ठीक है। अर्थात व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, और सी से जो है उसे शिक्षा, कल्प, अंतिम जो है वह है छंद, ठीक है। अंतिम जो है उसे क्या कहते हैं? छंद। छंद, ठीक। तो ये आपके 6 वेदांग हैं, जिनसे हम वेदों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। सरल बनाने के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको याद हो गए होंगे, ठीक है। व्याकरण के लिए पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टाध्यायी सबसे बेहतर है। ज्योतिष के लिए आप भृगु संहिता, रावण संहिता, ये सारे के सारे देख सकते हैं। निरुक्त जो कि एक भाषा विज्ञान है। कल्प या कल्प शास्त्र के लिए, यानी कि अगर कहें तो कर्मकांड से संबंधित है। कल्प शिक्षा जो उच्चारण विधि से संबंधित है, अगर इसको हम कहा जाए। और इसमें जो छंद है या छंद चतुष्पदी श्लोक है, आपने श्री रामचरितमानस में इसे बहुत ज्यादा देखा होगा, जो कि तुलसीदास द्वारा कृत है, यानी कि लिखा गया है। अब हम महाकाव्य की बात करते हैं। जैसे महाकाव्य सिर्फ 2 हैं। पहला जो महाकाव्य है वह है महाभारत। कौन सा है? महाभारत, ठीक है। और दूसरा जो है वह है रामायण। ये 2 महाकाव्य हैं। महाभारत को महर्षि कृष्ण द्वैपायन या उन्हीं को वेद व्यास कहा जाता है, यानी कि कहा जाता वेद व्यास, वेद व्यास, वेद व्यास कहा जाता है महर्षि कृष्ण द्वैपायन को। रामायण की रचना आप सभी लोग जानेंगे, वाल्मीकि ने किया था। वाल्मीकि जी ने किया था, ठीक है। महर्षि वेद व्यास और वाल्मीकि जी ने, यानी कि अगर कहा जाए तो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा जाता है, महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। ये थे। महर्षि वाल्मीकि, ठीक, यानी कि महर्षि वेद व्यास और महर्षि वाल्मीकि ने इन दोनों को लिखा है। अब इसके बाद आते हैं पुराण। इसके बाद कौन आते हैं? आपके पुराण। अगर हम पुराणों की बात करते हैं, पुराणों की जो संख्या है वह है 18 पुराण है। टोटल कितने हैं?
18 पुराण, ठीक है। जैसे गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ठीक है। और ये सभी के सभी, जैसे कि विष्णु पुराण, ये सभी के सभी भगवान विष्णु से संबंधित है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे मुख्य पुराण हैं जिन्हें हम इतिहास से उनको हम जोड़ने का कार्य अगर कहा जाए तो करते हैं। इनके संकलनकर्ता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र जो इनके संकलन करता है, संकलन करता, ठीक है। लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। लोमहर्ष या इनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। अच्छा, संकलन कर्ता से तात्पर्य क्या होता है, क्या आप जानते हैं? संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। जैसे कोई चीज छिटी हुई यानी कि गिरी हुई हो, उसी को उठा करके इकट्ठा कर दिया जाए, उसी को संकलन कर्ता कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो सबसे प्राचीन माना जाता है, यानी कि प्राचीन पुराण, ठीक है, वो है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन माना जाता है। मत्स्य पुराण को ही सबसे प्राचीन माना जाता है, ठीक है। लेकिन पुराणों में भी महानतम वंशावलियों के कारण है। जैसे ये जो आपके मत्स्य पुराण है, यह सातवाहन वंश से संबंधित है। सातवाहन वंश से संबंधित है, यानी कि प्राचीन इतिहास में सातवाहन वंश जो आते हैं वो सातवाहन वंश से संबंधित कौन है? मत्स्य पुराण। उसके बाद है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है यह मौर्य वंश से संबंधित है। किससे है? मौर्य वंश से संबंधित है। और तीसरा जो है वो है वायु पुराण। वायु पुराण आपका गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश से संबंधित है, यानी कि गुप्त वंश की जानकारी इनसे प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आप सभी के समझ में आ गया होगा। ये आपके पूरे के पूरे ब्राह्मण साहित्य थे, ठीक है। अब ब्राह्मण साहित्य के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण साहित्य के जाने के बाद जो साहित्य आया उन्हें ब्राह्मणेतर साहित्य के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।